गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह सेकेंड ईयर बॉटनी की क्लास है जिसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। कल हमारी जो क्लास थी उसमें हमने कुछ जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। गुणसूत्रों को आनुवंशिक का वाहक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं, कल हमने जो पढ़ा था उसको हम एक बार ध्यान करते हैं कि सभी जीव जो लिविंग बीइंग्स हैं उन सभी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है। कोशिका उसकी इकाई संरचना होती है, हमने कल पढ़ा था। उस कोशिका के आधार पर सभी जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। उसके अलावा केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं पाया जाता है, अतः केंद्रक एब्सेंट होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है और उसके अंदर केंद्रक के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं नॉर्मली। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो केंद्रक में ना पाकर कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ फैला हुआ रहता है, जिसे हम केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आनुवंशिक पदार्थ हम नॉर्मली क्रोमोसोम्स कहते हैं उनको, और क्रोमोसोम्स को आनुवंशिक का वाहक माना जाता है। तो इसमें हम कहते हैं गुणसूत्रों को आनुवंशिकी का वाहक माना जाता है। गुणसूत्रों को क्रोमोसोम्स को आनुवंशिकी वह विज्ञान जिसमें हम लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किस प्रकार से होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहलाती है। वाहक माना जाता है मतलब ले जाने वाला साधन, मतलब जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं तो वो गुणसूत्र हैं, और वो गुणसूत्रों को हम वाहक मानते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ट्रांसफर करने का काम गुणसूत्र करते हैं। दूसरा है प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल। इनके रासायनिक संगठन हैं जिन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो गुणसूत्र को आनुवंशिकी का वाहक माना जाता है, और गुणसूत्र प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र हैं जो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, अतः इन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। तो गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक है। गुणसूत्र मुख्यतः प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं और ये न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाते हैं। मेंडल के अनुसार कारक आनुवंशिक
लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। मेंडल ने बताया कि कारक हैं जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है और आज के समय में इन्हें हम जीन कहते हैं। कारक ही जीन कहलाते हैं। जो डीएनए का एक भाग होते हैं। तो डीएनए का टुकड़ा ही जीन कहलाता है और जीन ही कारक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करते हैं क्रोमोसोम करते हैं। क्रोमोसोम न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं जो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाती है। इसके अंदर जो मेंडल ने कहा कि यहाँ पर एक फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो कि इन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाते हैं। तो इस समय क्रोमोसोम के अंदर कुछ कारक पाए जाते हैं और वो कारक आज के समय में जीन कहलाते हैं। तो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाने वाले डीएनए या प्रोटीन, इन दोनों में कोई फैक्टर होते हैं जो कि आनुवंशिक लक्षणों को आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। चट्टन के अनुसार आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं। चट्टन ने बताया आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं। अभी तो हम क्या करते हैं, गुणसूत्र, इस चट्टन ने कहा गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, लेकिन गुणसूत्र बने होते हैं प्रोटीन या न्यूक्लिक अम्ल के। ठीक है, मेंडल के अनुसार कोई कारक ऐसे होते हैं जो कि लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते हैं और आज के समय में उन फैक्टर को, उन कारक को जीन कहा जाता है। अभी तक इतना है। इसके बाद में अभी तक ये पता नहीं चला कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लिक अम्ल जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि दो पार्ट है, दोनों पार्ट मिलकर और गुणसूत्र बने हुए हैं। लोग सब कह रहे हैं कि सभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ है, ये अभी कंफ्यूजन था। तो सत्तर में भी एक आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र होते हैं। इसके लिए डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। एक हादसे और सेल का एक्सपेरिमेंट आता है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। तो क्या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? इसके आंसर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हर्षे एंड चेज का। ठीक है, हर्षे एवं चेज, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि नॉर्मली कुछ जीव होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज, ये है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये है डीएनए, ये है प्रोटीन। इन प्रोटीन की जो इकाई संरचना होती है उनको टेक्सोमिया कहते हैं।
बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज मीन्स बैक्टीरिया को खाने वाला जीव, बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो नॉर्मली इन हादसे फेज में देखा ये बैक्टीरिया में इन्फेक्शन फैलाते हैं। बैक्टीरिया क्या है, ये मान लो हमारा इकोलाई है, ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया ये क्या करते हैं कि इस पर इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन करने के बाद में क्या होता है कि ये यहाँ पर ये सेल है ये ब्रस्ट कर जाती है। इसमें बाहर आ जाता है। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया को, एक बैक्टीरियोफेज ने एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज बहुत सारे हो जाते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल डिग्रेड हो जाती है, लाइसिस हो जाती है और बैक्टीरिया की सेल टूट जाती है। टूटने के बाद उसमें देखते हैं हम कि बैक्टीरियोफेज बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज निकलते हैं। इसका मतलब कि बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया और उसकी मृत्यु हो गई बैक्टीरिया की। अब वो मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। यहाँ पर उसने पॉपुलेशन बढ़ाई, पॉपुलेशन बढ़ाने के बाद में सेल ब्रश कर दी, उससे सारे वजन को खा गया, उससे सारे जो मिनरल्स थे, मटेरियल्स था, उसको सारे को वो कंज्यूम कर गया। उसके बाद में ये सेल डिग्रेड हो गई और उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा ली। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा ली तो हरते हुए सेल ने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि यहाँ पर ये डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन है, इसने इस सेल के अंदर अपना मटेरियल कौन सा भेजा जिससे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी। यहाँ पर इनके एक डाउट आया कि इस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्शन के दौरान यहाँ पर इसकी जो डीएनए है इसको अंदर भेजा बैक्टीरिया के अंदर, या फिर प्रोटीन को भेजा जिससे बैक्टीरियोफेज ने यहाँ पर, या दोनों को भेज दिया, जिससे इस बैक्टीरियोफेज ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई और इस सेल को मार दिया। तो ऐसा क्या रीजन रहा, कौन सा मटेरियल इसमें बैक्टीरियोफेज ने इसके अंदर इंसर्ट किया। ये यहाँ से इनके डाउट स्टार्ट हुआ करते फेज में, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिसको हम कहते हैं कि आइसोटोप मटेरियल ट्रेसर टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ट्रेसर टेक्नोलॉजी। ट्रेसर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है कि हम आइसोटोप यूज करते हैं। आइसोटोप यूज करने का मतलब है कि जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन कंपाउंड बराबर मात्रा में होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, वैसे कार्बन 12 होते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6। इलेक्ट्रॉन का वेट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसका टोटल वेट 12 हो गया। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का टोटल वेट नेग्लिजिबल होता है, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का वेट मान लिया जाता है 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कार्बन 14, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, इसलिए ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर हो गए। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है 8, ये न्यूट्रॉन है 8, जिससे 8 और 6 14, तो 14 नंबर C14 ये इसका आइसोटोप हो गया, इसका C12 का। मतलब नॉर्मल जो हमारी सारणी में तत्वों की जो सारणी होती है उसमें यदि हम कार्बन देखें तो कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पर आता है। 6 नंबर पर आता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मतलब हम 12 मानते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट किससे बना होता है, ये बना होता है इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि एक तत्व के अंदर ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन वेट के अनुसार प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों समान वेट के होते हैं, अतः ये दोनों वेट जुड़ के और उसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट नेग्लिजिबल होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर आइसोटोप क्या हुआ, ट्रेसर टेक्नोलॉजी में आइसोटोप यूज करते हैं, इनको हम आइसोटोप बोलते हैं। आइसोटोप हो गया आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन 6। तो कार्बन 6 का आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप C14 हो गया। अब ये आइसोटोप, इसमें क्या डिफरेंस है आइसोटोप में, यहाँ पर न्यूट्रॉन नंबर, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक समान, इलेक्ट्रॉन समान, प्रोटॉन समान, लेकिन न्यूट्रॉन अलग, ये कहलाते हैं आइसोटोप। ठीक है, वह परमाणु, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सारे समान हो, लेकिन न्यूट्रॉनों में भिन्नता हो, तो ये एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी देखा, टेक्नोलॉजी को देखिए पता लगाया कि कार्बन का C14 होता है, उसी तरह से प्रोटीन के अंदर मैंगनी सल्फर पाई जाती है ना, सल्फर पाई जाती है, 16 है ना, तो 16 के अंदर सल्फर पाई जाती है। और हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, CO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो ये जुड़ा होता है। तो P होता है वो डीएनए में पाया जाता है, और H होता है वो प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, H प्रोटीन में और P डीएनए में पाया जाता है। अब इनकी आइसोटोप हम यूज करें। आइसोटोप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी बॉडी में हम देखें जैसे कार्बन 12 सब जगह पाया जाएगा, लेकिन हमने एक नया कार्बन बनाया C14, और हम उसको जैसे मान लो चीनी के साथ खा रहे हैं, चीनी के अंदर कार्बन होते हैं, और ये C14 वाली चीनी हम खाएं, तो ये चीज जहाँ जहाँ C14 कार्बन जाएगा तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ये ट्रेस कर लिया जाएगा। रेडियो आइसोटोप्स यूज कर ले जाते हैं, जैसे रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी से, ये जहाँ से वेवलेंथ देंगे और उसको ऑब्जर्व करके और पता लग जाएगा कहाँ पर कौन सा कंपाउंड बनाया। तो इस तरह से आइसोटोप यूज किए जाएंगे। यहाँ पर फॉस्फोरस का आइसोटोप उन्होंने यूज किया 332 और हाइड्रोजन में, और सल्फर का किया HNC। ठीक है, ये दोनों आइसोटोप। अब इन्होंने क्या किया कि एक मीडिया लिया जिसमें बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर इन्होंने P32 रखा। अब यहाँ पर जो नए बनेंगे, जैसे इस वाले मीडिया से इसमें बनेंगे नए बैक्टीरियोफेज, ये होंगे सारे, ये सबके डीएनए, और इस डीएनए के अंदर होगा P32। ठीक है, P32 वाला बैक्टीरियोफेज बन गया। दूसरा इन्होंने लिया कि जिसके अंदर इन्होंने मीडिया के अंदर H डाला, H35 डाला, और यहाँ पर बैक्टीरिया को अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने दी। यहाँ पर बैक्टीरिया ने पॉपुलेशन बढ़ाई, और यहाँ पर इसके प्रोटीन के अंदर H35 आ गया। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि इससे बैक्टीरिया को सबसे पहले नंबर 1 P35 से इंजेक्शन कराया। P35 से इंजेक्शन कराया, ये है S35 बैक्टीरिया से इंजेक्शन कराया। यहाँ पर इसमें इंजेक्शन कराया इकोलाई, और इस सेल के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए।
यहाँ पर सेल नष्ट कर गई, यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज से निकल। अब इन्होंने टेस्ट किया कि क्या इसके इस जो नए बैक्टीरियोफेज बने बैक्टीरिया के सेल के अंदर, उनकी प्रोटीन के अंदर P35 S35 था या नहीं था। यहाँ पर S35 नहीं मिला। ठीक है, समझो दोबारा से। हर्षे या तेज ने एक बैक्टीरियोफेज दिया जिसको ग्रो करवाया, उसको क्लास दी क्या दी कि यहाँ पर उसको S35 की डोज दी। तो S35 से उसकी पॉपुलेशन बढ़ती रही, तो S35 से S35 उसकी प्रोटीन में आता चला गया। अब ऐसा बैक्टीरियोफेज लिया जिसकी प्रोटीन में S35 आइसोटोप था, उसको इन्फेक्शन कराया किसी इकोलाई में इन्फेक्शन कराया। तो वही बात थी जो यहाँ हमने देखा था, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरियोफेज ने अपनी पॉपुलेशन उसके अंदर बढ़ा ली, सेल के अंदर बढ़ा ली। और जब ये दस्त सेल हुई तो हमने उसकी जो बैक्टीरियोफेज थी उसकी प्रोटीन कवर को टेस्ट किया, तो उसमें S35 नहीं मिला। इसका मतलब सिद्ध होता है कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, दोबारा पिछले पर हर्षे वसेज ने दो आइसोटोप यूज किए, P32 और S35। S जो सल्फर है वो प्रोटीन के अंदर पाई जाती है, फॉस्फेट है वो ग्रुप डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो S35 जो कंपाउंड है वो उन्होंने मीडिया के अंदर लिया। मीडिया क्या है? संवर्धन माध्यम से बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरियोफेज ग्रो करता है। संवर्धन माध्यम में उसने S35 यूज किया। उसके अंदर जब संवर्धित हुआ, बैक्टीरियोफेज ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, तो उसकी सारी तो जैसा भोजन खाएंगे वैसा तो बनेंगे। तो S35 दिया उस बैक्टीरियोफेज को, तो उसकी प्रोटीन में सभी जगह S35 पहुंच गई। अब वैसे जो S35 वाले बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्शन कराया इकोलाई में। जब इकोलाई में इन्फेक्शन कराया तो उसने वहां पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। तो अब जितनी नई संतति उत्पन्न हुई उनके अंदर 35 नहीं मिला। S35 मिलना चाहिए था, प्रोटीन S35 मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहां पर नहीं मिली। इसका मतलब कि यदि प्रोटीन होती तो वो मिलती। प्रोटीन यदि जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ होता तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता, लेकिन यहाँ तो प्रोटीन नहीं आई, S35 आया ही। तो S35 नहीं आया, इसका मतलब प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। दूसरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा क्या किया उन्होंने कि उन्होंने किसी तरह से जो P32 वाला है उसको इन्फेक्शन कराया। अब इसके बाद में ये इन्होंने इन्फेक्शन कराया तो यहाँ पर मान लो ये P32 हो गया। P32 से इन्फेक्शन कराया तो यहाँ पर इसने देखा कि यहाँ पर P32 पाया। इसके डीएनए में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर P32 वाला बैक्टीरियोफेज लेते हैं जिसमें इन्फेक्शन कराते हैं इकोलाई के अंदर। इकोलाई में पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन के बाद संतति बढ़ती है, संतति के बाद बढ़ने के बाद में कोशिका भ्रष्ट करते हैं। जब कोशिका भ्रष्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज को फिर हमने टेस्ट किया तो उसकी प्रोटीन में जो S35 मिला ही नहीं था पहले वाले एक्सपेरिमेंट में। अब इसके डीएनए में देखते हैं कि P32 मिलता है नहीं मिलता है। इसके डीएनए में देखा कि P32 मिलता है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि जो हमने यहाँ पर P32 दिया था इस डीएनए को, बैक्टीरिया टेस्ट को, वो इसके डीएनए में आ गया था। तो फिर हमने इसका इन्फेक्शन कराया तो फिर ये पीढ़ी मतलब एक बैक्टीरियोफेज से बहुत सारे बैक्टीरियोफेज मिले, तो उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो P32 ज़्यादा चला गया और P32 यहाँ पर भी पाया गया। इसका मतलब कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो ये कन्फर्म मतलब जिन्होंने किया डीएनए की जेनेटिक मटेरियल, ये हमारा क्वेश्चन था, उसको इन्होंने सोल्व किया। हर्षे वसेज ने यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल बिकॉज ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की एक संतति से दूसरी संतति में P32 डीएनए है वो ट्रांसफर होता है। अतः डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा समझ लेंगे एक बार। हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्यों करें, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है क्या। हमारा क्वेश्चन है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, कैसे सिद्ध करो। हर्षे और सेज ने क्या किया कि उसने देखा कि बैक्टीरियोफेज होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं।
इन्फेक्शन करने का मतलब क्या है, वो बैक्टीरिया के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और उस बैक्टीरिया को मार देते हैं, फिर वहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं, फिर दूसरे बैक्टीरिया की सेल के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, फिर वहाँ से बैक्टीरिया को मार के फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक में घुसते हैं और फिर वहाँ पर उसकी मृत्यु कर देते हैं, फिर दूसरे बैक्टीरिया में घुस जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखा, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि हेड यूनिट होती है उसकी, हेड यूनिट, उस हेड यूनिट के अंदर चारों तरफ तो प्रोटीन का आवरण होता है और प्रोटीन के आवरण के बीच में उसका जेनेटिक मैटेरियल आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो उन्होंने आइसोटोप जो टेक्नोलॉजी है, ट्रेसर टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि प्रोटीन के अंदर एच सल्फर होती है जो कि प्रोटीन के अंदर बाइंड में रहती है। तो उन्होंने सल्फर का आइसोटोप बनाया, वो S35 रखा और उन्होंने देखा डीएनए के अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। तो फॉस्फोरस क्योंकि कहीं भी प्रोटीन में नहीं पाया जाता है ना, इसके सिलेक्शन का भी तरीका होता है कि जैसे फॉस्फोरस यदि प्रोटीन में पाया जाता है तो फिर हम क्यों करते सिलेक्शन कर ही नहीं पाते, और सल्फर यदि डीएनए में पाया जाता है तो भी हम नहीं कर पाते। आता है उन्होंने वो कंपाउंड, वो एलिमेंट्स, वो तत्व उन्होंने सेलेक्ट किए जो कि एक डीएनए में पाया जाता है, एक प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, इसलिए उन्होंने S35 आइसोटोप लिया। डीएनए में फॉस्फोरस पाया जाता है, अतः उन्होंने P32 आइसोटोप फॉस्फोरस का लिया। अब उन्होंने क्या किया कि दोनों मीडिया अलग लिए, एक P32 लिया, एक S35 लिया। इसके अंदर बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया। पहले एक बैक्टीरिया ने मीडिया के अंदर संवर्धन माध्यम के अंदर रखा और उस मीडिया के अंदर हमने पहले ही S35 डाल दिया। तो अब इसमें जो ग्रो, जितने भी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, बैक्टीरियोफेज ग्रो करेंगे, वो सारे S35 वाले होंगे। दूसरा मीडिया लिया, उसके अंदर हमने P32 पहले ही डाल दिया उसके मीडिया में। तो इसमें जो ग्रो करेंगे, जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी बैक्टीरियोफेज की, उसमें सब में P32 आएगा। अब ये दो अलग अलग हमारे बैक्टीरियोफेज बन गए, मतलब एक सिंगल था पहले, लेकिन हमने संवर्धन माध्यम अलग अलग देखे, अलग अलग बैक्टीरिया अपनी बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। अब जब S35 वाला बैक्टीरियोफेज जब इन्फेक्शन करेगा बैक्टीरिया में, तो उसमें जब वो सेल ब्रश करके निकलता है बाहर, तो हम देखते हैं कि उसमें जो प्रोटीन है S35 वाला ने इन्फेक्शन किया, तो S35 प्रोटीन आनी चाहिए दूसरी संतति में, लेकिन वहाँ पर S35 संतति में नहीं आती है। लेकिन P32 बैक्टीरियोफेज वाले बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्शन किया ई कोलाई के अंदर और वहाँ पर संतति बनी, तो वहाँ पर P32 पाया गया। अतः फिर अब इससे सिद्ध होता है कि डीएनए, क्योंकि P32 डीएनए में पाया जाता है, S35 प्रोटीन में पाया जाता है, तो प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता और डीएनए से जेनेटिक मैटेरियल, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। हर से और चेज ने सिद्ध कर दिया और उसने कहा कि डीएनए से जेनेटिक मैटेरियल, यस इट इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट, आप ठीक से याद कर लेना, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। अब हम यहाँ से डाइवर्ट होते हैं डीएनए, क्योंकि हमने देखा था क्रोमोसोम, हम बात कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर क्रोमोसोम, इससे पहले हमने क्रोमोसोम बोला था। क्रोमोसोम के अंदर दो पदार्थ होते थे, एक तो क्रोमेटिन को बोलते हैं, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन में होता था प्रोटीन प्लस डीएनए। अब इन दोनों को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, लेकिन हम हर से सिद्ध कर दिया कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल और ये डीएनए, ये प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है। अतः अब डीएनए का हम केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए, बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। बायोकेमिकल मतलब इसमें इस बायो मटेरियल में, बायोकेमिकल में कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं, किससे बना होता है डीएनए, कैसा होता है। अब हमारी ये, क्योंकि यहाँ पर हर से सिद्ध कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना, हर से और सिद्ध किया, हर से डीएनए जेनेटिक मटेरियल।
डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल सिद्ध कर दिया। लेकिन अब बात आ गई, सबसे पहले लोग इसको मानते थे, साइंटिस्ट सब लोग ये जानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन डिफरेंट टाइप की होती है। लेकिन डीएनए जैसे ही आया डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे साइंटिस्ट कि डीएनए एक्चुअली होता क्या है। तो हम वही देखते हैं कि डीएनए एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कहते हैं कि 5 कार्बन शुगर पाई जाती है डीएनए के अंदर। सबसे पहले 5 कार्बन की एक शुगर पाई जाती है। शुगर पाई जाती है 5 कार्बन की शुगर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, ठीक है, पेंटोज शुगर। उसके बाद में ये भी पता लगा कि एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है इसमें, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। तीसरा है डीएनए के अंदर 1 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, 1 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ये हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। डीएनए में एक 5 कार्बन वाली शुगर पाई जाती है, एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, एक फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो इस तरह से ये तीनों चीजें मिलके और डीएनए बनता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, पहले शुगर के बारे में पढ़ते हैं, पेंटोज शुगर क्या होती है। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 5 कार्बन की चेन होती है। 5 कार्बन की चेन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5वां कार्बन CH2OH। यहाँ पर H, यहाँ पर HOH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर H और OH। ठीक है, तो ये 5 कार्बन की, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 और ये हो गए 5 कार्बन की ये हमारी पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर, और हम इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर, इसको कहते हैं हम राइबोज शुगर। तो ये एक शुगर डीएनए के अंदर पाई जाती है, पेंटोज शुगर। लेकिन ये 2 प्रकार की होती है। पेंटोज शुगर होती है वो पाई जाती है आरएनए के अंदर, जबकि डीऑक्सीराइबोज शुगर है वो पाई जाती है डीएनए के अंदर। तो यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होगी कि 2 नंबर जो कार्बन है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर CH2OH, ये 5 नंबर। तो यहाँ पर OH, H, ये H, 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 OH। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2 नंबर कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नहीं है, अतः इसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ये राइबोज शुगर, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये डीएनए के अंदर पाए जाते हैं डीऑक्सीराइबोज, जो नंबर 2, जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। यदि ऑक्सीजन पाई जाती है तो ये राइबोज शुगर होते हैं, जो कि आरएनए के अंदर पाई जाती है। तो डीएनए का हम देखें कि पेंटोज 5 कार्बन की शुगर पाई जाती है, और ये शुगर को क्या नाम है इसका? डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज ये शुगर पाई जाती है, जो 5 कार्बन की शुगर होती है। इसके बाद में नाइट्रोजन क्षार की बात करते हैं। नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार के 2 परिवार होते हैं। एक परिवार है प्यूरीन और दूसरा परिवार है पिरिमिडीन। ठीक है, 2 फैमिली हो गई, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। नाइट्रोजन क्षार के 2 परिवार डीएनए पाए जाते हैं, एक प्यूरीन है और एक पिरिमिडीन है।
प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन और दूसरा आता है गुआनिन। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन, जिसको हम संकेत के रूप में ए और संकेत के रूप में जी कहते हैं, ए एंड जी। और यहाँ पर तीन इस परिवार के सदस्य तीन हैं, जिसे हम कहते हैं एक तो साइटोसिन, साइटोसिन सी, थाइमिन टी और यूरेसिल, यूरेसिल यू। ठीक है, यहाँ पर प्यूरिन एंड पेरिमिडीन दो परिवार हो गए। प्यूरिन के अंदर एडेनिन एंड गुआनिन होता है और पेरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल होता है। लेकिन डीएनए के अंदर केवल 4 पाए जाते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये 4 पाए जाते हैं डीएनए के अंदर, और इसकी जगह पर ये पाया जाए तो ये होता है आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 4 मोनोमर्स आ गए, ए, जी, सी एंड सी। ये 4 नाइट्रोजन 4 डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ठीक है, ये 4 नाइट्रोजन 4 हैं वो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। पहला हमारी शुगर कंप्लीट हो गई, नाइट्रोजन 4 कंप्लीट हो गया। 1 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है, 1 फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है। तो ये फॉस्फोरिक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड होता है, जो कि H3PO4 मतलब यहाँ पर यदि हम देखें तो P बीच में होता है और यहाँ पर एक O होता है और एक O होता है, एक H हो गया और एक OH है ना। इस तरह से ये OH हो गया, ये 2 3 4 और ये H3PO4, ये फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो ये पाया जाता है। अब हम देखेंगे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एडेनिन और गुआनिन ये दो हेलिकल संरचनाएं होती हैं जो एक दूसरे से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हम देखें यहाँ पर एन 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 एन, इस तरह से डबल हेलिकल फॉर्म होते हैं, वो एडेनिन और गुआनिन डबल हेलिकल फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर यदि NH2 लग जाए, यहाँ पर यदि NH2 लग जाए तो ये होती है एडेनिन, जो होती है एडेनिन। और यदि यहाँ पर यदि इसी में यदि यहाँ पर ये लग जाए NH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये हो गया गुआनिन। ठीक है, एडेनिन एंड गुआनिन ये दोनों दो रिंग की संरचनाएं, दो रिंग आपस में मिलके और एडेनिन गुआनिन बनाती हैं। केवल डिफरेंस है, तो एडेनिन के अंदर एमीन ग्रुप पाया जाता है, जबकि गुआनिन के अंदर एमीन ग्रुप भी पाया जाता है और एक ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो ये दोनों एडेनिन एंड गुआनिन हो गई। जबकि साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल केवल एक रिंग वाली संरचना होती हैं, एक रिंग वाली संरचना होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक रिंग बन गई, और इस रिंग के अंदर जहाँ पर एक CH3, एक NH2 और यूरेसिल, तो यहाँ पर यदि CH3 पाया जाता है तो ये साइटोसिन होता है। यदि यहाँ पर ये साइटोसिन, यदि यहाँ पर एमीन ग्रुप पाया जाता है तो ये थाइमिन, और यदि यूरेसिल है यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, इस तरह का
नाइट्रोजन, 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी पाई जाती है, तो फिर ये गुआनिन होता है। यहाँ पर देखते हैं साइटोसिन में यूरेसिल है वो आरएनए में पाया जाता है, ये एडेनिन, ये साइटोसिन एंड थाइमिन ही डीएनए के अंदर पाई जाती हैं। तो साइटोसिन में जो मेथिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है, जबकि थाइमिन में एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये एक रिंग वाली संरचना होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो एक काफ़ी हद तक तैयार होता है कि 5 कार्बोनिल पेंटोज शुगर बन गई, उसके बाद में ये हमारी नाइट्रोजन बेस बन गए, नाइट्रोजन बेस के बाद में हमारे फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो इस तरह से डीएनए के 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो डीएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से होते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है कि 3 में से एक मिलकर बन जाएं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। तो हम कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड बराबर शुगर, न्यूक्लियोटाइड बराबर फॉस्फेट ग्रुप प्लस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। यदि इसमें न्यूक्लियोसाइड बराबर शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार, तो ये दोनों हो तब तो ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। यदि ये तीनों एक हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो हम देखते हैं डीएनए के अंदर अब 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बन गए। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड क्यों बने? क्योंकि नाइट्रोजन क्षार 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं ए, जी, टी एंड सी, ये 4 प्रकार के हुए। यहाँ पर 4 प्रकार के इनके नाम के आधार पर 4 न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। पहला है देखो H3PO4 प्लस पेंटोस शुगर, या फिर हम इसको बोलते हैं डिऑक्सीराइबोस। फिर उसके बाद में ये हो गया एडेनिन, ठीक है। इसी तरह से ये एक नाइट्रोजन क्षार, ये दूसरा MSAE प्लस यहाँ पर ये तीसरा, इसी तरह से किया जाएंगे और प्लस थाइमिन, इसी तरह से फोर्थ सेम और प्लस साइटोसिन, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बन गए। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद में ये आपस में जुड़े होते हैं, आपस में जुड़ते हैं तब ये जाके वो एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड मिलके दूसरे से मिलता है, तीसरे से मिलता है, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। अतः डीएनए को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। एक धागा यदि पूरा जुड़ता चला जाए तो हम कहते हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। हम इसको एक बार जोड़कर देखते हैं कि किस तरह से जुड़ते होंगे। सिंपल सा है, हमारी पेंटोस शुगर है, इसलिए हमारा जो डीएनए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बार बार, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा हो बार बार। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारी पेंटोस शुगर होती है, जो मैं बना देता हूँ कि ये पेंटोस शुगर है, ठीक है। ये OH, यहाँ पर H, यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार और यहाँ पर CH2 और ये O और इससे P जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये P आ गया और यहाँ पे दूसरे का CH2, फिर ये O और फिर P जुड़ गया, यहाँ पर P जुड़ा, यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर O आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये यहाँ पर शुगर करके चल जाएगी, ये शुगर हो गई, यहाँ पर ये P इसी तरह से जुड़ जाएगा, ये P यहाँ जुड़ेगा, ये P यहाँ जुड़ेगा, इसी तरह से ये यहाँ P जुड़ जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार होते चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम कहते हैं जैसे ये यहाँ P जुड़ रहा है तो उधर से आके ये जुड़ गई, नाइट्रोजन क्षार होते चले जाएंगे, यहाँ G जुड़ रहा है तो यहाँ G जुड़ेगा।
फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन क्षार। तो डीएनए के अंदर कौन कौन से बंध पाए जाते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। तो डीएनए बनने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए कौन कौन से बॉन्ड या कौन कौन से बंध बनाते हैं डीएनए में पाए जाने वाले बंध। डीएनए में पाए जाने वाले बंध फर्स्ट है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। वो कौन सा है, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, दो एस्टर हो गए तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया। उसके बाद है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये है फॉस्फोरस फॉस्फेट और पेंटोस शुगर के बीच में, है ना, पेंटोस शुगर के बीच ये है पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में। इसके अलावा आता है हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है नाइट्रोजन बेस से नाइट्रोजन बेस के बीच में। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप था, वो फॉस्फेट ग्रुप दो पेंटोस शुगर से जुड़ा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ये पहला बॉन्ड हो गया हमारा। उसके बाद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पर शुगर है और नाइट्रोजन क्षार है, ये जो बंध बना वो ग्लाइकोसाइडिक बंध बना। यहाँ पर टी और ए ये आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, ये जी एंड सी आपस में जुड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से डीएनए के अंदर 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं जिससे डीएनए स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ते हैं, चारघात का नियम। चारघात ने कहा क्योंकि डीएनए 2 कुंडली संरचना है, एक हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ये हो गई और दूसरी हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना ये हो गई, ठीक है। अब इसमें ये कहता है हमेशा जो प्यूरिन है वो पिरीमिडीन के बराबर होती है, जो पिरीमिडीन के बराबर होती है। कैसे, प्यूरिन में ए और जी होते हैं तो ए बराबर टी और जी बराबर सी होंगे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि इसने कहा कि ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है और जी हमेशा सी के साथ बाइंड करता है। जब जितनी ए होंगे उतनी टी होंगी और जितने जी होंगे उतने सी होंगी। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी बराबर होंगे, ठीक है। और ये कहता है चारघात का नियम ए नेवर सी, है ना, ए नेवर सी, ए सी के बराबर नहीं हो सकता एंड टी नेवर जी, ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस सीक्वेंस में परिवर्तन होता रहता है, चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमेशा चारघात क्या कहता है प्यूरिन और पिरीमिडीन एक डीएनए के अंदर हमेशा बराबर होती हैं। क्यों, क्योंकि प्यूरिन का जो ए है वो पिरीमिडीन के टी से बनाता है, तो ए जितने उतने टी होंगे और जितने जी हैं उतने ही सी होंगे। अतः ए और जी बराबर होंगे उतने ही सी और सी भी बराबर होंगे। देख लेते हैं, जैसे मान लो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि मान लो किसी डीएनए के अंदर मान लो कि ए बराबर 30 है, ठीक है, ए बराबर 30 है और सी बराबर कितने होंगे, सी बराबर कितने होंगे, ए बराबर 30 है, इसका मतलब टी बराबर भी 30 होंगे। ये दोनों मिलकर 60 हो गए और टोटल अब 100 माने, 100 में से 60 गए बराबर 40, इसका मतलब यहाँ पर 20 तो सी बराबर 20 होंगे और जी बराबर 20 होंगे। इस तरह से ये 100 हो गई कंप्लीट। तो हम देख सकते हैं चारघात का नियम कहता है ए इक्वल टू टी, जी इक्वल टू सी, ए प्लस जी इक्वल टू टी सी, टी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से चारघात का नियम कहता है जिसमें कि डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेस कितने पाए जाएंगे और किसके साथ बंध बनाएंगे। ये जो बंध बनाते हैं ये कहता है ए हमेशा 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है और
के साथ जुड़ता है तो 2 हाइड्रोजन बनते थे, और G C से जुड़ता है तो 3 हाइड्रोजन बनते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो G है C से जुड़ रहा है 3 हाइड्रोजन बनते हैं, और A है T से जुड़ रहा है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बनता है। तो इस वजह से ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। तो आज हमने इस न्यूक्लिक अम्ल में क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा। जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पूरा क्लास हमने पढ़ा। समराइज में सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र को मानते हैं हम। गुणसूत्र बना होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का, तो इन्हें हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। लेकिन हर्षे वैसे ने एक्सपेरिमेंट किया, उससे पहले लोग यही जानते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं थी, कन्फर्म नहीं था किसी को जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है। तो हर्षे और चेज ने बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज के एक्सपेरिमेंट में उसने आइसोटोप यूज किए, P32 डीएनए के लिए यूज किया और S35 प्रोटीन के लिए यूज किया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के जो हेड यूनिट होती है उसमें प्रोटीन पाई जाती है चारों तरफ, वो S35 प्रोटीन मान ली जिसने उन्होंने ग्रो करवाया। तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज में S35 और उसके अंदर डीएनए पाया जाता है, तो उसमें संवर्धन माध्यम में P32D, तो वो बैक्टीरियोफेज P32 वाले डीएनए वाले हो गए। अब 2 डिफरेंट टाइप के जब बैक्टीरियोफेज उन्होंने बना लिए तो उनको अलग अलग बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कराया, उनकी संतति में देखा तो केवल P32 ही संतति तक पहुंचा, S35 संतति में नहीं मिला। अतः हर्षवर्धन ने कन्फर्म किया डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद में अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है तो डीएनए होता क्या है, डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए किससे बना होता है, डीएनए किस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, डीएनए अपनी प्रतिकृति कैसे बनाता है, ये सारी चीज़ें आगे हम हमारे डाउट उठते हैं। तो इन डाउट्स को हम धीरे धीरे ये क्लियर किए जाते हैं। तो उसी के तरीके से डीएनए क्या होता है उसका हमने केमिकल कंपोजिशन बायोकेमिकल कंपोजिशन देखा। डीएनए के अंदर शुगर होती है, 5 कार्बन की होती है जिसे हम पेंटोज शुगर कहते हैं, लेकिन उसके 2 नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, उसे डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं जो पाई जाती है डीएनए के अंदर। जबकि नाइट्रोजन क्षार होते हैं जो 2 परिवारों के नाइट्रोजन क्षार डीएनए में पाए जाते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। 2 फैमिली होती हैं जिनके प्यूरिन में A एंड G एडेनिन ग्वानिन पाई जाती है, जबकि पिरिमिडीन में साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिल तीन मेंबर होते हैं। लेकिन डीएनए के अंदर 4 मेंबर पाए जाते हैं। कौन कौन से? प्यूरिन के 2 एडेनिन एंड ग्वानिन, जबकि पिरिमिडीन के 2 साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरेसिल है 5वां जो नाइट्रोजन क्षार है, वो थाइमिन की जगह आरएनए में पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाई जाती आरएनए में, इसका मतलब वहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड पाया जाता है जो कि बैकबोन डीएनए की बैकबोन बनाता है, मतलब जो बाहर का हिस्सा है वहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है डीएनए में, और उसी के कारण नेगेटिव चार्ज जो होता है डीएनए का, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। डीएनए के ऊपर चार्ज कैसा होता है ना, आयन कैसे होते हैं डीएनए के ऊपर, तो ऋणात्मक चार्ज होता है डीएनए के ऊपर। हमने उसमें देखा कि 4 ग्राफ का नियम देखा कि 4 ग्राफ नियम में कि जब नाइट्रोजन क्षार आपस में नाइट्रोजन क्षार से जुड़ते हैं तो वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं, और A हमेशा T से जुड़ता है जो कि 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है, और C हमेशा G से जुड़ता है जो कि 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ता है। 4 ग्राफ ने कहा कि प्यूरिन और पिरिमिडीन हमेशा एक डीएनए में समान होती हैं, प्यूरिन जितनी होंगी उतनी पिरिमिडीन होंगी, और कभी भी ये जो अनुपात है वो चेंज नहीं होता है। उसी तरह से टोटल डीएनए को बनाने के लिए 3 टाइप के बंध पाए जाते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दोनों शुगर के बीच में एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्लाइकोसाइडिक बंध है जो नाइट्रोजन क्षार और शुगर को आपस में जोड़ता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नाइट्रोजन क्षार को नाइट्रोजन क्षार से जोड़ता है। इस तरह से हमारे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है, जो कि हम बाद में इसमें इन सब को देख के और वॉटसन मॉडल ऑफ डीएनए का एक मॉडल जो बन के आता है वो एक्सप्लेन किया गया है, वो एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।